सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे हृदय के अंतः स्थल से प्रेषित करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आज 26 जनवरी 2025 को हम 76 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान पूर्ण तरीके से भारत देश में लागू हुआ था। सो इट वॉज कम्प्लीटली इनैक्टेड और गिवन द इफेक्ट into the enforcement, and that is why we celebrate Republic Day every year. The basic question यही आता है कि in the last more than 75 years journey की अगर बात करें हम, तो इसमें इंडिया एज ए स्टेट हमने कितना इम्प्रूव किया है और कितना इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। So let us try to understand and critically analyze the journey and the achievement and what we have not done so far to achieve the greatness and the glory and the golden sparrow, what it was called India as in the past. So we'll try to understand. Well, if you talk about the रिपब्लिक, अगर रिपब्लिक वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली, बट बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊं तो स्टेट का बेसिकली मतलब ये होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मध्य प्रदेश और यूपी एंड बिहार स्टेट, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट नेशन in terms of the international relation, right? I'm talking in terms of the international politics. This is the context, right? So as a state की हम बात करें तो there are four, I would say there are four essential elements of the state, right? First and the most important is the territory. अगर जगह नहीं होगी, टेरिटरी नहीं होगी तो डिफाइन करना मुश्किल होगा। सेकेंड, the most again population, and third the government, and the fourth is the sovereignty. अगर किसी देश को, किसी टेरिटरी को अगर हमको स्टेट कहना है तो दीज आर दी फोर essential elements to be included। अगर किसी स्टेट को, किसी देश को अगर स्टेट की हम परिभाषा दे तो इज दैट क्लियर। सो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, राइट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। सो लाइक सिंपल डेफिनेशन आप सब लोगों को पता हो गया, आई एम श्योर। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और अमंग द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों से और लोगों के लिए ही, जिस तरह से सरकार को चुनी जाती है। अब्राहम लिंकन का कोट है, राइट। सो इट्स लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो रिपब्लिक भी होगा। इज दैट क्लियर। और इसका अपोजिट भी ट्रू नहीं होता है कि अगर कोई कंट्री रिपब्लिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक होगी ही। इज दैट क्लियर। बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है। इज दैट क्लियर। ये बात समझ में आती है आपको, राइट। सो वाई द रिपब्लिक और रिपब्लिकनिज्म केम इन द हिस्ट्री। अगर हम इसके थोड़े से पीछे की बात को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूं, तो आपने एक थिंकर का नाम सुना होगा, मॉन्टेस्क्यू। एक्चुअली ही हैज़ गिवन थियरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं। लेकिन इससे भी पहले कि हम बात करें, अगर एंशिएंट टाइम में भी बात करें कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो, और अगर हमारा देश अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं होता तो क्या हो सकता था, राइट। अगर हमारा देश रिपब्लिक डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता था तो फिर क्या हो सकता था। तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि किले हुआ करते थे,
राइट, लाइक छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे और उनके राजा हुआ करते थे, राइट. सो इट वॉज अ काइंड ऑफ वट, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक हेरिडिटरी चीज़ होती थी, राइट. अपने स्टेट को खुद गवर्न करते थे, तो एक काइंड ऑफ डिस्पोटिज्म चल रहा था. बात समझ में आ रही है आपको कि एक राजा है और राजा के वचन ही शासन है, उनके वचन ही नियम कानून है. लेकिन जब हम इस चीज़ को आगे समझने की कोशिश करते हैं, मिडावल टाइम में चर्च की थ्योरी आती है, मॉन्टेस्क्यू जिसकी मैंने बात की, इसे अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले एक और थिंकर है. लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू यू ऑल्सो, द पर्सन विच इज़ नोन बाय हिज नेम, और मुझे शायद उनके परिचय कराने की आवश्यकता नहीं, प्लेटो. ही टॉक्स अबाउट द फिलोसोफर किंग, कि फिलोसोफर किंग इज द बेस्ट पर्सन टू रूल द स्टेट. फिलोसोफर पर्सन कौन होगा? उसने बोला कि फिलोसोफर पर्सन वो होगा जो रूल करने के लिए रिलक्टेंट होगा, and the person who is most reluctant to rule the governor or to rule the state will be the most important and most efficient ruler in the state, right. मतलब जिस व्यक्ति को रूल करने की इच्छा ही नहीं है, उसको पावर मनी से पैसा से कोई मतलब नहीं है, वो सबसे बेस्ट फिलोसोफर किंग हो सकता है. लेकिन इसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है, ही टॉक्स अबाउट द पॉलिटी और ऑल दिस थिंग्स, बट दैट इज द लाइक different scenario. We basically talk about in the Indian context, but yes, वहाँ से ये चीज़ आती है. फिर इसके बाद में और भी चीज़ें आई, बहुत सारी इन्वेजन हुआ इंडिया के ऊपर. एंशियंट टाइम में ग्रीक्स ने किया, अरब्स ने किया, पोर्तुगीज़ ने किया, ब्रिटिशर्स ने किया, एंड so many things, like so many people actually, so many countries attacked on India and they entered in India, Afghanistan, etc etc. Anyway, so basically ultimately 1950 में हमारा देश रिपब्लिक डेमोक्रेटिक बना. फिर इसके बाद में कहानी ये शुरू होती है कि अगर हम बात करें संविधान के पहले पेज से, and the first line itself of the constitution says that we the people of India, that means who is the real source of the power in India? We the people of India. That means the people have the ultimate power. The politicians, the Supreme Court, the judiciary, or bureaucrats, they don't have the ultimate power. What constitution says that the ultimate power lies with the people, and the power emerges among the people, right. Again it talks about the justice, equality and fraternity and unity and integrity. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जितनी आवश्यक है उतनी ही आवश्यक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इम्पॉर्टेंट है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, वन पर्सन वन वैल्यू एंड वन वोट की बात की थी कि एक व्यक्ति होगा, उसको एक वोट देने का अधिकार होगा और उसकी वैल्यू भी उतनी होगी, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट. आर्टिकल 326 टॉक्स अबाउट द अडल्ट फ्रेंचाइज. दैट्स ट्रू, हम सबको वोट देने का अधिकार है, इजंट इट, राइट. बट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन समझने की कोशिश करें, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द political representation of the vulnerable section in the society across the various legislative bodies across the India. For example, member of legislative assemblies or the parliament. Parliament में अगर बात करें तो at the time when we got the independence, there was only like 4% of the women member of parliaments. But in the year of stock of 2024, so it's approximately 14%. तो 4 से हम 14% के आसपास आए, बट स्टिल देर इज़ अ गैप, देर इज़ अ लाइक बिग गैप टू गिव द पुश एंड टू गिव द पावर टू द वीमेन इन टर्म्स ऑफ द लेजिस्लेशन, राइट. तो
हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में कुछ अचीवमेंट को प्राप्त किया है, बट अभी बहुत कुछ करना बाकी है, राइट? दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट द सोशल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो देयर शुड बी ब्रदरहुडनेस और द इक्वालिटी, राइट? अगर हम सोशल इक्वालिटी में और जो सोसाइटी में व्याप्त इविल्स है, अगर उसको हम इरेडिकेशन करते हैं, अबोलिशन करते हैं, सो वी आर जस्ट अप्रोचिंग नियर टू दी सोशल डेमोक्रेसी, राइट? अगर किसी व्यक्ति को शादी करने का अधिकार नहीं है, अगर उसकी शादी में बाराती से ज़्यादा पुलिस वालों को ले जाना पड़े, तो क्या ये सोशल डेमोक्रेसी है? दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क, and that is what we need to achieve. Of course, Article 17 talks about the abolition of the untouchability, but still there are some cases which tells about the social evils and untouchability cases in India even today in 2025, right? So हाँ, हमने काम किया है, and we thanks to our government, our legislatures and our constitutional makers कि हमने इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश की, बट स्टिल हमें इसके ऊपर और भी काम करने की आवश्यकता है, सो दैट हम सामाजिक न्याय, सामाजिक इक्वालिटी की, सामाजिक समानता की बात कर सकें, राइट? अगर आपको इंडिविजुअल लेवल पर बोलने की आज़ादी नहीं है, फॉर एग्जांपल एक उल्पा एक्ट होता है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट काइंड ऑफ लगा, प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया, राइट? फिर सेडिशन वाला केस लगा दिया. ओके, अगर आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है, डेफिनेटली देयर शुड बी लाइक काइंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू, बट रैंडमली आर्बिटरीली अगर किसी लेजिस्लेशन का अगर स्टेट उसका इस्तेमाल करता है, तो इट इज़ अगेंस्ट द इंडिविजुअल लिबर्टी. इट इज़ बेसिकली कर्टेलिंग द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द लिबर्टी, इजंट इट? लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कही गई वही हम अगर सोसाइटी को नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता है. सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल के पास जो धन है, मान के चले कि 90% जो धन है इंडिया का, वो मुश्किल से मुश्किल 1 या 2% व्यक्ति के पास है, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल के पास है. तो इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, गरीब गरीब है और अमीर अमीर है. अगर ये चीज़ चल रही है, तो कैसे हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे? कैसे हम वर्ल्ड में सुपर पावर बन के उभरेंगे? कैसे हम हमारी मिलिट्री उसको पावरफुल बनाएंगे? कैसे हम पॉलिटिकल पावरफुल बनेंगे? कैसे हम इकोनॉमिक पावरफुल बनेंगे? कुछ सेक्टर को या कुछ लोगों को ही अगर हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए प्रेरित करेंगे और रेस्ट ऑफ द पीपल अगर छोड़ देंगे, तो हमारी कंट्री इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी जितना कि हम करवाना चाहते हैं. So that's the most important point, we need to think about it, right? So again, I like to quote Dr. B.R. Ambedkar. He says in the Constituent Assembly कि हमारा संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग सही नहीं है, तो हमारा संविधान अंततः गलत ही साबित होगा, राइट? और अगर हमारा संविधान कितना भी बेकार है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर सही है, तो वो संविधान सही साबित होगा. सो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पीपल who are implementing the core philosophical values of the constitution at the ground level. Is that clear? अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें, तो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो मीडिया की रैंक है वो 159 है आउट ऑफ 180. देख रहे हो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एकदम धज्जियाँ उड़ा के रखी है. अगर आप बोल नहीं पाओगे, आप आपकी बात नहीं कह पाओगे, तो कैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आप पार्टिसिपेट करोगे? एंड दैट विल वीकन द डेमोक्रेसी. इज दैट क्लियर? सो दैट्स व्हाट वी नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट? सो आई लाइक टू सम अप दिस आवर कॉन्वर्सेशन कि हमने बहुत कुछ तो अचीव किया है,
लेकिन बहुत कुछ अचीव करना बाकी है अभी, राइट। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी नहीं किया और ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, राइट। चाइना और भारत का लगभग जन्म सेम टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में हुआ था, लेकिन नाउ वेयर इज़ चाइना एंड वेयर इज़ इंडिया। So definitely उनकी policies in the government, the form of the government is different, our form of the government is different, but still we have to think at least जो भी best practices है across the world उससे हम सीखें क्या गलत है। अगर आपको कोई अच्छी चीज़ आती है और मुझे वो चीज़ नहीं आती है तो मैं उससे सीख लूँ तो उसमें क्या गलत है, और मुझे कोई चीज़ आती है उससे अगर आप सीख लेंगे तो उसमें गलत क्या है, वही गलत नहीं। सो वी नीड टू थिंक और वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड कि उन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक सेक्टर के लिए, सोशल सेक्टर के लिए, पॉलिटिकल सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और साइंस टेक के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा उन्होंने अप्लाई की और उन्होंने फ्लरिश की एंड उन्होंने उनके डेवलपमेंट को और आई वुड से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया है, राइट। तभी हम एक श्रेष्ठ भारत बन सकते हैं, एक सफल भारत बन सकते हैं। And the most important point I would like to sum up our video that today we need basically I would say कि the most important need of today's time that we must have a philosopher king of the Plato. So I am not talking about the monarchy. Of course our country is democratic republic. I am talking about the philosopher king in terms of the politicians, bureaucrats, doctors, engineers, etc., etc. Because these are the most important, essential stakeholder to implement the core philosophical constitutional morality of the Indian Constitution at the ground level. और तभी हम एक भारत को, एक महान भारत, मेरे सपनों का भारत, आपके सपनों का भारत बना सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब लोगों को एक बार पुनः 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई विश यू ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।